नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है स्टोरीस्केप पर। यहाँ हर दिन नई कहानियां, नए रहस्य और रोमांच से भरपूर अनुभव लेकर आते हैं। तो चलिए ज्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। तो आज की कहानी नीलावंती ग्रंथ श्रापित यक्षिणी की रहस्यमय कहानी भाग 5। चलिए शुरू करते हैं। राव साहेब और बाबू दोनों ही वेताल की मूर्ति के पीछे से चल पड़े। जैसे जैसे अंदर जा रहे थे वैसे जंगल और ज्यादा घना हो रहा था। वे इतना अंदर पहुंच गए कि दोपहर होने के बावजूद रात जैसा अंधेरा छा रहा था। सीधे चलना जितना कहा गया था उतना आसान नहीं था, क्योंकि रास्ते में पेड़ पौधे, बड़ी बड़ी शिलाएं इतनी थी कि कई बार रास्ता भटक जाते थे। उन्होंने मशाल जलाई जो साथ में लाई थी। पता नहीं कितनी देर हुई, लेकिन ना वेताल की मूर्ति दिखने का नाम ले रही थी, जंगल खत्म होने का। अचानक से उन्हें एक आकृति नजर आई। साफ नहीं दिखी, लेकिन पता चल रहा था कि वह एक मूर्ति है। दोनों ही मूर्ति के पास पहुंचे और सोचने लगे कि अब आगे क्या। तभी मूर्ति जिसकी पिन की तरफ थी वह अपना सर इनकी तरफ घुमाने लगी। दोनों ही डर से कांपने लगे। उन्हें समझ आया कि क्यों बाजिंद की खोज में आया हर इंसान मरा हुआ पाया गया था। वह था डर, लेकिन सिर्फ डर नहीं, जिस जगह पर वे खड़े थे वहां की जगह धीरे सिकुड़ने लगी। इतनी लगा था वे दोनों उसमें पी जाएंगे। चारों ओर से गिर गए। चारों ओर से अंकड़ी हो गई कि उन दोनों कादम घुटनों के नीचे एक सुरंग तय होगी और वे दोनों उसमें गिर गए। वह सुरंग कहीं निकलने का गुप्त रास्ता था। बाबू और राव साहेब दोनों ही उस पर से फिसलने लगे। कुछ देर बाद वे की पर गिर गए। जंगल के मुकाबले वहां पर बहुत प्रकाश था। उन्होंने देखा कोई पुराना किला था। बाकी किलों की तरह यह ऊंचाई पर नहीं था, बल्कि जमीन की सतह के काफी नीचे बना हुआ था। किले की हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। कुछ दीवारें, खंभे बचे हुए थे, बाकी सब गिर गया था। गिरते समय बाबू और राव साहेब का शरीर कगह से छिल गया था और कपड़े भी थोड़े से फिफ्ट गए थे। उन दोनों को यह पता नहीं चल पा रहा था कि वे जंगल के कौन से हिस्से में हैं। दोनों ही वहां से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे, क्योंकि वे जहां से गिरे थे उस सुरंग का छोर 10-12 हाथ ऊंचाई पर था। चढ़ाई सीधी थी, इसलिए वहां पर आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता था। दूसरी बात थी कि वे उस जगह वापस जाना भी नहीं चाहते। जैसा कि किला जमीन की सतह के नीचे उकेरा गया था, तभी बहुत विशाल परिसर में फैला हुआ था। जब इसे बनाया गया था तो मजदूर नीचे आते ही होंगे, तो ऊपर चढ़ने के लिए कि कोई ना कोई रास्ता जरूर होना चाहिए था। पर बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी ऊपर जाने का जरिया नहीं रहा था। परिसर में बहुत सी गुफाएं भी थी, लेकिन वह अंदर कितनी गहरी है इसका अंदाजा नहीं लग रहा था। पास ज्वाल थी, वह थोड़ी देर पहले की हड़बड़ी में कहीं गिर गई थी। समय निकलता जा रहा था। दिन का कौन सांस में है हतोता नहीं चल पा रहा था, लेकिन वह कभी ना कभी तोड़ने वाला तो था ही। बाबू का कहना था कि ऐसी जगह पर रात के इस समय रुकना ठीक नहीं होता। कई बार ऐसी जगह शापित होती है। उसका यह भी कहना था होना हो जिन लोगों की जान गई है वे इसी जगह पर मारे गए हो। राव साहेब को बाबू की बात जांच गई। अब तो उन भी चिंता हो रही थी। बात सिर्फ बाहर जाने की नहीं रह गई थी, अब जान भी बचानी थी। वहां पर जी गुफाएं थी, मगर किसी भी गुफा में प्रकाश नहीं था जिससे अंदर जाकर रास्ते की खोज की जा सके। मांत्रिक को एक चकमक पत्थर दिखाई दिया तो उसने आग जलाकर मशाल बनाने की सोची। बहुत देर कोशिश करने के बाद आखिरकार आग जल गई थी, पर दिन ढल चुका था। अंधेरा धीरे धीरे और घना हो रहा था। उनके पास ज्यादा समय नहीं था। पहली गुफा के अंदर मशाल लेकर दोनों दाखिल हो गए। लगता था बहुत दूर तक फैली हुई थी, क्योंकि मशाल का प्रकाश ज्यादा दूर तक पहुंच नहीं पा रहा था। वह जितना भी आगे जाते उतनी गुफा और दिखाई देने लगती थी। दिन भर जंगल में चलने के कारण पहले ही दोनों के पैरों ने जवाब दिया था। ऊपर से वह उस सुरंग से भी गिरे थे जिससे भी चोट पहुंची थी। पेट में कोई हलाम चाह रहे थे, और ऐसे में यदि एक गुफा इतनी बड़ी हुई तो क्या कर सकते। मशाल आधी खत्म हो गई, तभी बाबू ने कहा कि हम और आगे नहीं जा सकते, क्योंकि फिर वापस जाने के लिए प्रकाश नहीं बचेगा। अगर इसी गुफा में फंसे रह गए तो दिन निकलने अभी प्रकाश नहीं आएगा और दिशा का पता चलने के कारण गुफा के अंदर ही फंस जाएंगे। तो राव साहेब कहना था कि पता नहीं हमारा यह निर्णय गलत निकल जाए तो हो सकता है कि बाहर जाने का रास्ता इसी गुफा में से निकले। समस्या दोनों ओर से थी और वे दोनों ही दुविधा में पड़ गए। दोनों को एक दूसरे के मत सही लग रहे थे। निर्णय लेने के लिए वक्त नहीं था, नहीं तो मशाल वहीं पर बुझ सकती थी। वे गुफा के बहुत अंदर तक आए थे। बाबू ने कहा कि राव साहेब की बात ठीक है, लेकिन हम पहले बार जाते हैं और बहुत सारी मशालें बनाते हैं और दूसरी गुफा से फिर से शुरुआत करेंगे। यदि बाकी गुफाओं में रास्ता नहीं मिला तो फिर से पहली गुफा में जाएंगे। इससे हमारे बचने के मौके बढ़ जाएंगे। राव साहेब ने बात मान ली। दोनों गुफा से बाहर आ गए। बाबू की बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि गुफा के दरवाजे तक पहुंचते ही मशाल बुझ गई थी। रात को क्योंकि तारे नजर आ रहे थे, तो बाबू जो रात को खजाने निकालने के लिए जाते समय का अंदाजा लगाया करता था, वह समझ गया कि आधी रात बीत चुकी है। अब खतरा पहले से ज्यादा बढ़ चुका था।
क्योंकि रात का यही वह समय था जिसमें सभी अनहोनी घटनाएं हुआ करती है। साधनों की कमी की वजह से मशाले बनाने में बहुत समय लग रहा था। वैसी परिस्थिति में भी बाबू ने 5 मशाले बना ली, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी मशाले एक गुफा के लिए भी काफी होंगी। बाबू भी थक गया था। उसका मन तो था कि रास्ता खोजना जरूरी है, लेकिन तंसाफन उसे विश्राम की सख्त जरूरत थी। राव साहेब की स्थिति भी इससे अलग नहीं थी। दोनों ने सुबह होने का इंतजार करने का फैसला किया और बाहर ठंड लग रही थी, इसलिए उस गुंदर सोने चले गए जिसमें वे पहले जा चुके थे। वे ज्यादा अंदर नहीं गए थे। दोनों लेट गए। भूख और थकान के मारे उनका बुरा हाल था। लेटते ही दोनों की आंख खलग गई। तभी राव साहब को खी से पायल की आवाज सुनाई दी। पहले उसने सोचा कि यह उसका हम होगा। कभी थकान की वजह से भी दिमाग भ्रम पैदा करने लग जाता है। फिर से वैसी आज अब की बार बाब के खुल गई और वह उठकर बैठ गया। राव साहिब को पहले से उठा देकर बाबू जान गया कि उस अकेले को वह आवाज नहीं सुनाई दी। फिर से पायल की आवाज आई। दोनों को तो बहुत ज्यादा लग रहा था, लेकिन उसका सामना करने के अलावा उन दोनों के बाद कोई रास्ता भी तो नहीं था। एक दूसरे का हाथ थामे दोनों गुफा से बाहर निकले और देखने लगे कि आवाज कहाँ से आ रही है। थोड़ी देर बाद फिर से आवाज आई। वह किसी गुफा से आ रही थी, पर कौन सी यह पता नहीं चल रहा था। बाबू ने मशाल जलाई और वे दोनों हर एक गुफा के मुंह पर जाकर सुनते कि आवाज कहाँ से आ रही है। सभी गुफाओं के मुंह एक दूसरे से सटे हुए थे। वे जैसे ही 13वीं गुफा के पास पहुंचे, आवाज ज्यादा ही तेज होगी। वेद बेपाम गुफा के अंदर जाने लगे। डर अब हद से ज्यादा बढ़ने लगा था। बाबू का पहले काडर पोक स्वभाव फिर से उभर गया और उसके पांव थर थर कांपने लगे। वे गुफा के काफी अंदर चले गए थे, लेकिन जितना वे आगे जाते थे आवाज उतनी ही अंदर से आती हुई लगती थी। तभी बहुत दूर की एक टिमटिमाती रोशनी दिखी, बिल्कुल बाबू के हाथ की मशाल जैसी। वे धीरे धीरे उस ओर बढ़ने लगे। वह रोशनी गुफा के अंदर बनी और एक गुफा से आ रही थी। वे उस छोटी गुफा के मुंहाने तक पहुंच गए और जैसे ही अंदर का दृश्य देखा तो दंग रह गए। एक किशोर वयीन लड़का जिसके हाथ में एक लाठी थी जिसमें घुंघरू बांधे हुए थे, वो अपनी लाठी जमीन पर मैटर हाउस से पाए जैसी आवाज निकल रही थी। उसके आसपास जंगल के हर एक जानवर का एक एक प्रतिनिधि उपस्थित था, जैसे उन सब की सभा हो रही हो और वह लड़का उनका नेतृत्व कर रहा हो। वह लड़का प्रत्येक जानवर से बात कर रहा था। बाबू और राव साहेब समझ गए कि यह है जिसकी तलाश वे कर रहे थे। बाजिंद गुफा में शेर, भेड़िया, लोमड़ी, लकड़बग्गा, हिरन, मोर, सांप, बिच्छू आदि कई प्रकार के जंगली पशु थे। जंगल में जिनका आपस में बैर होता था, वे जानवर भी एक दूसरे के पास बैठे हुए थे। बाबू और राव साहेब हैरान हो गए। वे सोच रहे थे कि अंदर कैसे जाए, कहीं किसी जानवर ने हमला कर दिया तो। वे गुफा के आगे लेकिन आगे नहीं बढ़े। तभी उस लड़के की नजर उन पर पड़ी। उसने अपना सिर हिलाकर उनको पास आने के लिए कहा। बाबू और राव साहेब दोनों भी उसके पास चले गए। उस लड़के का चेहरा इतना आकर्षक था कि ना बाबू ने ना ही राव साहेब ने इतना खूबसूरत इंसान अपनी पूरी जिंदगी में देखा था। उसने सिर्फ एक धोती पहनी हुई थी। उसका बदन बेहद गठीला था, पुष्टभुजाएं थी, लंबे बालकन पर झूल रहे थे, और मुस्कान के तो क्या कहने। कोई इंसान ही क्या जानवर भी उस मुस्कान का कायल हो जाता। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी जो उन्होंने किसी के चेहरे पर नहीं देखी थी। संसार के सभी सुविधाओं से दूर सिर्फ इन जानवरों के बीच रहकर भी वह इतना खुश दिखता था जितना खुश संसार का सा सबसे अमीर इंसान भी ना हो। लड़के ने उनसे पूछा कि वे यहाँ कैसे पहुंचे या उसे मालूम है, लेकिन उनके यहाँ आने का हेतु क्या है वह जानना चाहता था। उसने कहा कि यदि वे निरावंती के बारे में जानने आए है तो मुश्किल है कि वे यहाँ से जिंदा वापस जाए। उन्हें मारा नहीं जाएगा, लेकिन निरावंती का रहस्य ही यह था कि उसे एक बैठ कमे सुनना पड़ता था। लड़के का कहना था कि वह एक बैठक में उसे सुना सकता था, लेकिन सुनने वाले में इतनी क्षमता न होने के कारण वे मिजान से हाथ हो देते थे। तब राव साहेब ने कहा कि उन निजावंती के बारे में सिर्फ इतना जानना है कि उनके किसी पुरखे ने लिखी था, बका उससे क्या संबंध है। उनकी जानवरों की भाषा समझने में कोई रुचि नहीं है। और अपने खानदानी खजाने बाबू से मुलाकात, उस गुफा तक पहुंचने की पूरी कहानी बताई। मेरा कोई नाम नहीं है। मैंने यहां आने वाले लोगों के मुंह से ही सुना है कि लोग मुझे बाजिंद के नाम से जानते हैं। लोग समझते हैं कि मैं जानवरों की भाषा जानता हूं। यह निरावंती की वजह से है, लेकिन मैंने उस ग्रंथ को पढ़कर जानवरों की भाषा नहीं सीखी। खुद रुद्रगणिका निरावंती ने मुझे यह भाषा सिखाई है। क्या निरावंती स्त्री थी? यह हमें नहीं पता था। हमने सिर्फ इतना ही सुना है कि निरावंती नाम का एक ग्रंथ है जिसे पढ़ने से जानवरों की भाषा समझती है। राव साहेब ने कहा, लेकिन आप निरावंती के बारे में क्यों जानना चाहते हैं, जरा बताइए, बाजिंद ने कहा। राव साहेब ने अपनी जेब में रखा हकागज निकाला जिस पर खजाने का उल्लेख किया गया था और जिस पर निरावंती अक्षर उल्टे लिखे गए। वह कविता पढ़ते ही बाजिंद मुस्कुराने लगा। बाबू और राव साहेब दोनों उसके चेहरे की तरफ देखने लगे। बाजिंद ने कहा कि इसका उत्तर तो बहुत ही आसान है। बाजिंद ने कहानी शुरू की, क्योंकि यह मेरे जन्म के पहले की बात है
और मेरी उम्र अभी 2 साल है, तो यह घटना बहुत पुरानी है। आप इसे ध्यान से सुने क्योंकि इसी कहानी में आपके खजाने का रहस्य छुपा हुआ। पहले के लोग बहुत ही अक्लमंद थे। वे जानते थे कि मनुष्य प्रकृति के साथ इतना नहीं एक रूप हो पाता जितना पशु, पक्षी, पेड़, पौधे होते हैं। इससे वे इस सृष्टि में अपना वजूद बनाए रखते हैं। वे प्रकृति के नियमों के बारे में हमसे बहुत ज्यादा जानते हैं। सोचिए, हजारों पक्षी बिना किसी दिशादर्शक के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। प्रत्येक वर्ष कैसे ये वे कर पाते हैं? प्रकृति की अपनी भाषा है जिससे वह हमसे संवाद करती है। मनुष्यों को भी वह भाषा समझती थी, लेकिन फिर जैसे जैसे मनुष्य यंत्रों का सहाय लेने लगा तो उसे प्रकृति के साथ संवाद करने की आवश्यकता कम लगने लगी। जिन लोगों को अभी प्रकृति के रहस्य जानने थे, उनके लिए उसका एकमात्र जरिया था जानवर, जिनसे बात करके वह उन रहस्यों को उजागर कर सकता था। तो हमेशा से ही वह जानवरों की भाषा सीखने की कोशिश में लगा हुआ था। हालांकि कामयाब कोई विरला ही होता था, वह भी एक आध जानवर की भाषा में, परंतु इतना काफी नहीं था। धन्यवाद इस कहानी को देखने के लिए। अगली बार फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक हमारे चैनल स्टोरीस्केप को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि आप हमेशा हमारी नई कहानियों से जुड़े रहें।